2024 में कनाडा आ रहा हूँ, 2025 में आ रहा हूँ या फिर 2027 में पीआर का क्या हिसाब किताब होने वाला है। पीसीसी कनाडा आने से पहले ही अप्लाई करते हैं अपनी होम कंट्री में। अपनी होम कंट्री का एक्सपीरियंस शो करना है तो उस केस में क्या क्या डॉक्यूमेंट्स वगैरह में, वरना पीआर होना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा अगर आप 2 साल का भी कनेडियन वर्क एक्सपीरियंस ले लेते हो। हाँ जी, तो यार थोड़े दिन पहले मैंने अपने चैनल के ऊपर एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया था कि मैंने अपनी कनाडा की पीआर किस तरीके से ली थी, क्या प्रोसेस था, क्या हिसाब किताब था। और उस वीडियो के ऊपर आप लोगों ने काफी सारे कॉमेंट्स करके मेरे से भिन्न भिन्न प्रकार के प्रश्न पूछे थे। तो आज की इस वीडियो में उन्हीं प्रश्नों के उत्तर देने की मैं कोशिश करूंगा। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम क्वेश्चंस के आंसर करने की कोशिश करते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड विद दिस वीडियो। सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो है पल्लवी जी का। वो ये पूछ रही है कि अगर मैं 12th के बाद एज एन इंटरनेशनल स्टूडेंट कनाडा आने वाली हूं तो मेरी एक्सप्रेस एंट्री के थ्रू, मतलब आज के टाइम बहुत ज्यादा सीआरएस स्कोर हो रखा है, 500 से ऊपर हो रखा है, तो उसके थ्रू मेरी पीआर हो पाएगी या नहीं हो पाएगी अगर मैं यहाँ पे 2 साल का अपना एक डिप्लोमा करती हूँ या फिर सर्टिफिकेट कोर्स करती हूँ। तो मेरे हिसाब से यार अगर आप 12th के बाद एज एन इंटरनेशनल स्टूडेंट कनाडा आ रहे हो ना, तो एक ऐसी प्रोविंस में आओ जहाँ पे आपकी पीएनपी होना थोड़ा सा ईजी होगा, जैसे कि ओंटारियो, ब्रिटिश कोलंबिया और क्यूबेक। इन 3 प्रोविंसेस को छोड़ के आप किसी भी प्रोविंस में जा सकते हो क्योंकि वहां पे पीएनपी लेना थोड़ा सा इजी होता है। अगर आप पीएनपी ले लेते हो तो आपको 600 पॉइंट्स मिल जाते हैं। तो जो भी आपके एक्सप्रेस एंट्री में सीआरएस स्कोर बना होगा, फॉर एग्जांपल आपका 400 का स्कोर बनता है, तो नॉर्मल तरीके से तो कट ऑफ क्लियर करना बहुत मुश्किल है। तो अगर आप पीएनपी ले लोगे तो उन 400 में आपके 600 पॉइंट्स जुड़ जाएंगे, तो आपके 1000 पॉइंट हो जाएंगे। तो डेफिनेटली आपको इन्विटेशन टू अप्लाई आ ही जाएगा। ठीक है, तो 12th के बाद वालों के लिए मेरा यही कहना है कि भाई ऐसी प्रोविंस में आओ जहां पे आपको पीएनपी मिल पाए, वरना पीआर होना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा अगर आप 2 साल का भी कनेडियन वर्क एक्सपीरियंस ले लेते हो। आज के हिसाब से फ्यूचर में पता नहीं क्या होगा। एक भाई साहब का क्वेश्चन है कि कनाडा में पीआर लेने के लिए क्या हमें दोबारा से आइल्स देना पड़ता है? तो जब हम स्टडी वीजा अप्लाई करते हैं तो एकेडमिक वाला आइल्स देते हैं, लेकिन हाँ, जब आप कनाडा के अंदर पीआर अप्लाई करोगे तो पीआर के लिए आपको जनरल वाला आइल्स देना पड़ता है, जितना मेरे को पता है। तो दोबारा से आइल्स देना पड़ेगा, $300 खर्चने पड़ेंगे। तो ये हिसाब किताब है। एक भाई साहब का क्वेश्चन है कि आपने जो अपने बैंक अकाउंट की स्टेटमेंट्स वगैरह सबमिट की थी, तो उसी अकाउंट की थी क्या जिसके अंदर आपकी सैलरी आती है? तो हाँ यार, उसी अकाउंट की थी जिसके अंदर मेरी हर 2 हफ्ते बाद सैलरी क्रेडिट होती है। उसका रीजन यही था कि उनको दिखाना था कि देख लो, इस कंपनी से मेरे अकाउंट में हर 2 हफ्ते बाद सैलरी आ रही है, सेम अमाउंट मेरे अकाउंट में डिपॉजिट हो रहा है। और पीडीएफ फाइल को मैंने प्रॉपर तरीके से एडिट किया था, मतलब जो सैलरी आती है ना उसको मैंने हाईलाइट कर दिया था कि देख लो हर 2 हफ्ते बाद सैलरी आ रही है। जितेंद्र भाई का क्वेश्चन ये है कि आपने जो अपनी पीआर अप्लाई की थी वो खुद से की थी या फिर किसी एजेंट की हेल्प ली थी? तो मैं ये बताना चाहूंगा कि यार सारा का सारा जो प्रोसेस था, डॉक्यूमेंट्स वगैरह अरेंज करना, फॉर्म्स वगैरह को फिल करना, वो सारा का सारा मैंने खुद से किया था। और ये बताना चाहूंगा कि अगर आप अपनी एक्सप्रेस एंट्री के थ्रू अपनी पीआर अप्लाई कर रहे हो, चाहे एफएसडब्ल्यू के अंडर या फिर सीईसी कैटेगरी के अंदर, तो कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। जो प्रोसेस है वो बहुत ही सिंपल है, बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड है। तो किसी एजेंट की हेल्प लेने की जरूरत नहीं है। वो आपसे खाम खा आपसे $3000 $4000 ले लेंगे, जिसका कोई तुक नहीं बनता। तो खुद से अप्लाई करो अंटिल आपका केस बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। अगर सीधा सीधा केस है तो खुद से करो, बहुत ही सिंपल है। जैसे हम नॉर्मल प्रोफाइल बनाते हैं ना फेसबुक की, वैसे ही आपको अपनी एक्सप्रेस एंट्री की प्रोफाइल बनानी होती है। तरनपाल सिंह जी दिल्ली से पूछ रहे हैं कि भी पीआर अप्लाई करने के लिए बर्थ सर्टिफिकेट रिक्वायर्ड होता है या नहीं होता है? तो यार जब मैंने अपनी अप्लाई की थी पीआर, तो कोई भी बर्थ सर्टिफिकेट सबमिट नहीं किया था। आप अपने पासपोर्ट से अपनी एज प्रूफ कर सकते हो। तो एक्सप्रेस एंट्री में आई डोंट थिंक ये बर्थ सर्टिफिकेट की रिक्वायरमेंट होती है, लेकिन काफी सारे रूट्स होते हैं पीआर के, जैसे स्पाउस वीजा के थ्रू हो गया, तो उस केस में बर्थ सर्टिफिकेट सबमिट करना पड़ता है। तो डिपेंड करता है कि आप किस तरीके से अपनी पीआर अप्लाई कर रहे हो। एक्सप्रेस एंट्री में नहीं करना। अब यार एक काफी इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन काफी सारे लोगों ने मेरे से पूछा था, वो ये था कि क्या हम अपना पीसीसी कनाडा आने से पहले ही अप्लाई करते हैं अपनी होम कंट्री में, ताकि कनाडा आने के बाद कोई दिक्कत ना आए, किसी झमेले में ना पड़ना पड़े। अब यार इसका कोई लॉजिक बनता नहीं है, क्योंकि पीसीसी का मतलब होता है पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट। वो ये बताता है कि जिस भी कंट्री में आप 6 महीने से ज्यादा रहे हो, वहां पे आपके अगेंस्ट कोई भी पुलिस केस रजिस्टर नहीं है। तो मान लेते हैं कि आपको पीसीसी मिल जाता है अपनी होम कंट्री में, आप वहीं पे अप्लाई कर देते हो, लेकिन अभी कनाडा की फ्लाइट को 10 दिन पड़े हैं और उन 10 दिनों में आप कोई कांड कर देते हो और आपके अगेंस्ट कोई पुलिस केस रजिस्टर हो जाता है, तो उस पीसीसी की कोई वैल्यू रहेगी नहीं। ठीक है, तो इसलिए आपको कनाडा आने के बाद उन कंट्रीज के अंदर पीसीसी अप्लाई करना है जिनके अंदर आप 6 महीने से ज्यादा रहे हो, चाहे वो 1 कंट्री है, 2 है या फिर 3 है। जितनी भी कंट्रीज में रहे हो तो उसका पीसीसी आपको अप्लाई करना पड़ेगा। अगर पीआर तो हमारी हो ही जाएगी और इवेंचुअली हम पक्के कनाडा वाले बन ही जाएंगे, लेकिन काफी सारे इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को ये कंसर्न होता है कि कनाडा आने के बाद अपनी होम कंट्री में अगर हमें अपने पेरेंट्स को कुछ पैसे भेजने हैं तो वो कैसे भेजेंगे। अब इस चीज के लिए यार काफी सारे प्लेटफॉर्म्स अवेलेबल हैं, लेकिन मैं पर्सनली एक एप्लीकेशन यूज करता हूं जिसका नाम है पेसेंट। तो बेसिकली यार पेसेंट को यूज करके आप बिना किसी दिक्कत के बहुत ही बढ़िया तरीके से कनाडा से 170 प्लस कंट्रीज में अपने डॉलर्स बहुत ही बढ़िया कन्वर्जन रेट पे ट्रांसफर कर सकते हो। अब ऐसे देखा जाए तो यार मनी ट्रांसफर करने के लिए हम अपने बैंक को भी यूज कर सकते हैं, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि बैंक्स का जो प्रोसेस होता है वो काफी ज्यादा स्लो होता है और जो डॉलर्स की कन्वर्जन वैल्यू होती है ना वो भी हमें काफी ज्यादा कम मिलती है। इसलिए यार हमेशा मैं अपना मनी ट्रांसफर करने के लिए पेसेंट को यूज करता हूं, क्योंकि एक तो इसके अंदर डॉलर्स की बहुत ही बढ़िया वैल्यू मिलती है और दूसरी चीज ये है कि इसके अंदर बैंक लेवल की सिक्योरिटी होती है। तो जितनी भी ट्रांजैक्शंस होती हैं वो बहुत ज्यादा सिक्योर्ड होती हैं बाय ऑर्गेनाइजेशंस लाइक वीजा एंड मास्टरकार्ड। और यार पेसेंट के बारे में सबसे बढ़िया चीज मेरे को ये लगती है कि इसको यूज
करके हम इंडिया के किसी बैंक अकाउंट में 5 लाख तक का अमाउंट ट्रांसफर कर सकते हैं और यूपीआई को यूज करके भी 1 लाख तक का अमाउंट ट्रांसफर कर सकते हैं। तो अगर आप भी यार कनाडा से अपनी होम कंट्री में बहुत ही सिक्योर्ड तरीके से मनी ट्रांसफर करना चाहते हो, अपने डॉलर्स की बहुत ही बढ़िया वैल्यू चाहते हो, तो पेसेंट को डाउनलोड कर सकते हो और मेरा कोड गुरसाहिब फ्री यूज करोगे तो आपकी पहली 3 ट्रांजेक्शन पे आपको कोई भी फीस नहीं देनी पड़ेगी। तो पेसेंट डाउनलोड करो और अपने पेरेंट्स को सपोर्ट करो। एक भाई साहब का यार बहुत ही बढ़िया सा क्वेश्चन है, वो ये पूछ रहे हैं कि मैंने एज अ स्टूडेंट कनाडा के अंदर अपनी टीयर 1 या फिर टीयर 2 कैटेगरी की जॉब की है, तो क्या उस एक्सपीरियंस को मैं अपने पीआर के टुवर्ड्स काउंट कर सकता हूं? तो इसका आंसर है कि नहीं कर सकते। तो बेसिकली एज एन इंटरनेशनल स्टूडेंट कनाडा आने से लेकर जब तक आप अपना पोस्ट ग्रेजुएट वर्क परमिट अप्लाई करते हो, तो वो जो बीच का टाइम है एज अ स्टूडेंट का, उसके अंदर आप जो भी काम करो, चाहे टीयर 1 कैटेगरी का करो या फिर टीयर 3 कैटेगरी का करो या फिर मैनेजर बन जाओ या फिर कुछ भी कर लो, उसको आप अपने पीआर के टुवर्ड्स काउंट नहीं कर सकते। आप जो एक्सपीरियंस काउंट कर सकते हो वो स्टार्ट होता है जब आप अपना पोस्ट ग्रेजुएट वर्क परमिट अप्लाई कर देते हो, मतलब जब आप अपने इंप्लॉयड स्टेटस पे आ जाते हो। फिर एक क्वेश्चन जो कमेंट्स के अंदर सबसे ज्यादा पूछा गया था वो ये था कि जब आपने अपनी पीआर अप्लाई की थी तो आपने अपने इंडिया का वर्क एक्सपीरियंस शो किया था या नहीं किया था? तो बेसिकली यार मैंने अपनी होम कंट्री मतलब इंडिया का कोई भी वर्क एक्सपीरियंस शो नहीं किया था। उसका रीजन ये था कि इंडिया में मैंने टोटल 3 जॉब की थी। अगर तीनों जॉब का मैं एक्सपीरियंस शो करता तो मेरे को तीनों जॉब का डॉक्यूमेंटेशन वगैरह दिखानी पड़ती, रेफरेंस लेटर, पे स्टब्स, बैंक स्टेटमेंट्स, विजिटिंग कार्ड वगैरह हो गए, मतलब प्रूव करना पड़ता कि मैं वहां पे जॉब कर रहा था इतनी तारीख से लेकर इतनी तारीख तक। तो दिक्कत वाला काम था, बहुत ज्यादा डॉक्यूमेंटेशन हो जाती। तो मैंने ये सोचा कि अगर 1 साल के कैनेडियन वर्क एक्सपीरियंस से पीआर हो जाती है तो ठीक है, अगर नहीं हो पाती तो वर्स्ट केस सिनेरियो है कि सारी डॉक्यूमेंटेशन अरेंज करनी पड़ेगी। तो कैनेडियन वर्क एक्सपीरियंस से ही होगी और अपना काम बढ़िया हो गया। और काफी सारे लोग ये भी पूछ रहे थे कि अगर हमें अपनी होम कंट्री का एक्सपीरियंस शो करना है तो उस केस में क्या क्या डॉक्यूमेंट्स वगैरह हम दिखा सकते हैं? तो बेसिकली यार सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे जो मेजर डॉक्यूमेंट है वो है आपका रेफरेंस लेटर। उसके बाद आते हैं आपके पे स्टब्स, बैंक अकाउंट की स्टेटमेंट्स, ये हाईलाइट करते हुए कि ये देखो आपकी सैलरी आ रही है हर महीने, या फिर विजिटिंग कार्ड हो गए, या फिर फोटोग्राफ्स वगैरह होगी, या फिर आप अपने किसी डायरेक्ट मैनेजर से डॉक्यूमेंट वगैरह ले सकते हो, मतलब लेटर वगैरह लिखवा सकते हो जिससे आपकी अच्छी बनती है। वो लेटर लिख देगा कि हाँ भाई ये इस कंपनी में काम करता है, या फिर कोई क्लाइंट हो गया, कोई कस्टमर हो गया आपका, वो आपको कोई लेटर वगैरह लिख के दे सकता है। तो बेसिकली आपको जितने डॉक्यूमेंट्स हो सके उतने कलेक्ट करने, ये प्रूव करने के लिए कि भाई मैं इस कंपनी में इतनी तारीख से इतनी तारीख तक काम करता था। तो ये हिसाब किताब होता है। जिमी भाई का क्वेश्चन है कि डिड यू गेट एनी 25 पॉइंट्स फॉर RNIP एज थंडर बे कम्स अंडर RNIP, मतलब रूरल नॉर्दर्न इमिग्रेशन प्रोग्राम? तो यार उसके लिए मैंने अप्लाई नहीं किया था क्योंकि उसके लिए कुछ स्पेसिफिक कंडीशंस हैं जो फुलफिल करनी पड़ती है, एक पर्टिकुलर कैटेगरीज वगैरह के अंदर जॉब करनी पड़ती है थंडर बे के अंदर। तो यार मैं तो अपनी पढ़ाई कंप्लीट होते ही थंडर बे से निकल गया था लंदन के अंदर अपनी जॉब करने के लिए, तो मैंने कोई भी RNIP के लिए अप्लाई नहीं किया था। एक और भाई साहब ये क्वेश्चन पूछ रहे थे कि क्या आपने अपनी PNP के थ्रू पीआर ली है? तो नहीं यार, PNP के थ्रू जब हम अपनी पीआर लेते हैं तो हमारे CRS में मिनिमम 600 पॉइंट से तो ज्यादा होते ही हैं, ठीक है। 600 पॉइंट PNP के हो गए, 300-400 आपकी प्रोफाइल के पॉइंट हो जाते हैं, तो 1000 आराम से बन जाते हैं। तो मेरे जो पॉइंट्स थे वो थे 475, तो ऑब्वियसली मैंने अपनी PNP के थ्रू पीआर नहीं ली। रौनक चौधरी जी का एक बहुत ही बढ़िया सा क्वेश्चन है जिसका मैं आंसर देना चाहूंगा, लेकिन पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। वो पूछ रहे हैं कि सर यू डिड नॉट टेल अस व्हाई जॉब इज इंपॉर्टेंट टू गेट पीआर, क्योंकि PNP के थ्रू भी तो हमारी पीआर हो सकती है, क्योंकि उसमें हमें 600 पॉइंट मिल जाते हैं और बड़ी आसानी से हमारी पीआर हो जाती है और हम बन जाते हैं पक्के कनाडा वाले। तो मैं मानता हूं यार PNP के थ्रू आप अपनी पीआर ले सकते हो, LMIA के थ्रू ले सकते हो, किसी से शादी करके ले सकते हो, या फिर जैसे मर्जी आप अपनी पीआर ले लेते हो। लेकिन पीआर लेने के बाद क्या होगा? पीआर कार्ड के बेसिस पे आपको कोई घर रेंट पे नहीं देगा, आपकी कोई मॉर्गेज अप्रूव पीआर कार्ड के बेसिस पे नहीं करेगा। आपको ग्रोसरी खरीदने के लिए, ट्रैवल करने के लिए, महंगे महंगे गैजेट्स खरीदने के लिए, गाड़ी अफोर्ड करने के लिए, घर लेने के लिए, घर रेंट पे लेने के लिए, कुछ भी करने के लिए आपको चाहिए डॉलर्स। और डॉलर्स कहां से आएंगे? अगर आपकी एक अच्छी जॉब होगी, अच्छा बिजनेस होगा, आपका एक अच्छा करियर होगा। और वो चीजें कैसे होंगी? अगर आप अपने स्टूडेंट टाइम पे या फिर उससे पहले अपने स्किल्स पे काम करोगे। तो इंपॉर्टेंट है एक बढ़िया जॉब लेना, एक बिजनेस बनाना या फिर एक करियर अच्छा बनाना, नॉट टू गेट पीआर बट टू सस्टेन योरसेल्फ इन कनाडा। पीआर तो यार किसी ना किसी तरीके से हो ही जाती है, वो इंपॉर्टेंट नहीं है। आप यहां पे अपना हेल्थ कार्ड बनवाते हो, अपना लाइसेंस बनवाते हो, उसी तरीके से आप अपना पीआर कार्ड बनवाते हो। पीआर सिंपली एक वीजा है जिसकी हेल्प से आप 5 साल कनाडा में रह सकते हो, किसी भी प्रोविंस में जा सकते हो। उसके अलावा लाइफ बिल्कुल जैसे अपनी इंडिया में होती है या फिर कहीं होती है वैसी ही है। आपको डॉलर्स की जरूरत पड़ेगी अपने आप को यहाँ पे सस्टेन करने के लिए, इसलिए अपना फोकस जो है वो एक बढ़िया जॉब की तरफ रखो, ठीक है। जॉब इंपॉर्टेंट है यहाँ पे अपने आप को सस्टेन करने के लिए, ना कि पीआर लेने के लिए। तो आई होप आपको ये समझ आ गया। अब एक कंसर्न काफी सारे लोगों को ये है कि आज के टाइम पे जो CRS कट ऑफ है ना वो बहुत ज्यादा है, 490, 480 या फिर कभी कभी 500 से भी ऊपर चला जाता है। तो उस केस में क्या करें? तो उसके यार 2-3 सॉल्यूशन सीधे सीधे ये हैं कि एक तो आप अपने होम कंट्री का वर्क एक्सपीरियंस लगा सकते हो, तो उस केस में आपके पॉइंट्स बढ़ जाएंगे, या फिर आप अपने आइल्स में बढ़िया स्कोर लेके आ सकते हो, या फिर आप अपना फ्रेंच का एग्जाम दे दो, मतलब फ्रेंच सीख लो और TEF का एग्जाम दे दो, तो उस केस में आपके पॉइंट्स थोड़े बढ़
जाएंगे। लेकिन सबसे बेस्ट सोल्यूशन ये है कि आप किसी ऐसी प्रोविंस में जाओ पढ़ाई करने के लिए या फिर जॉब करने के लिए जहां पे आपको पीएनपी इजीली मिल जाए। फॉर एग्जांपल सस्कैचुआन, मैनीटोबा, एल्बर्टा या फिर नोवा स्कॉशिया, न्यू ब्रंसविक, तो यहां पे आपकी आसानी से पीआर हो जाएगी पीएनपी के थ्रू, क्योंकि 2 साल का एक्सपीरियंस भी ले लो तो आज के टाइम पे लोगों के पॉइंट्स नहीं बन पा रहे 500, तो उस केस में यही सबसे बढ़िया सोल्यूशन है कि भैया पीएनपी ले। एक भाई साहब का क्वेश्चन है कि आपने मॉन्ट्रियल वाला जॉब ऑफर रिजेक्ट क्यों किया था? तो उसको रिजेक्ट करने के 2 रीजन थे। सबसे पहला रीजन तो ये था कि अगर मैं मॉन्ट्रियल चला जाता तो पीआर लेने के लिए मेरे को फ्रेंच सीखनी पड़ती, टीएफ का एग्जाम देना पड़ता और क्यूबेक का सीएसक्यू सर्टिफिकेट वगैरह लेना पड़ता, तो काफी सारा झमेला था, उसमें मैं नहीं पढ़ना चाहता था, तो इसलिए मैंने वो नहीं किया, ऑफर रिजेक्ट कर दिया। और दूसरा रीजन ये था कि जो सेंट कैथरीन्स नाम की सिटी है जो नायग्रा के पास है, वो मॉन्ट्रियल से अप्रॉक्सीमेटली 8 घंटे की ड्राइव पे है और लंदन से सिर्फ 2 घंटे की ड्राइव पे है, तो आना जाना थोड़ा इजी रहता। और जिन लोगों को पता है कि भाई सेंट कैथरीन क्यों में आता जाता था तो प्लीज कमेंट करके जरूर बताओ। अब यार एक और क्वेश्चन जो काफी सारे लोगों ने पूछा था वो ये था कि अगर हमने कनाडा के अंदर अपनी मास्टर्स की है या फिर पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा की है तो किस केस में हमें ईसीए कराना चाहिए और किस केस में हमें ईसीए नहीं कराना चाहिए। तो बेसिकली अगर आपने कनाडा के अंदर अपनी मास्टर्स की पढ़ाई की है तो आपको ईसीए कराने की कोई भी जरूरत नहीं है, क्योंकि जब आप अपनी एक्सप्रेस एंट्री की प्रोफाइल बनाओगे तो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के अंदर आप मास्टर्स सिलेक्ट करोगे, तो मास्टर्स आपने सिलेक्ट किया है, मास्टर्स आपने कनाडा के अंदर किया है, तो ईसीए की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। लेकिन अगर आपने पीजी डिप्लोमा या फिर पीजी सर्टिफिकेट किया है तो उस केस में आप 1+1 वाला ऑप्शन सिलेक्ट करोगे। तो एक तो हो गया आपका कनाडा का डिप्लोमा, दूसरा जो 1 है वो है आपकी बैचलर्स डिग्री इंडिया की, तो उसके लिए आपको ईसीए करानी पड़ेगी। तो यही हिसाब। और एक चीज यार काफी सारे लोग बार बार पूछ रहे थे कि मैं 2024 में कनाडा आ रहा हूं, 2025 में आ रहा हूं या फिर 2027 में पीआर का क्या हिसाब किताब होने वाला है ये बताओ। तो यार ये चीज किसी को नहीं पता, ठीक है। सरकारें बदल सकती हैं, इलेक्शन वगैरह आने हैं और साथ के साथ कोई नया प्रोग्राम लॉन्च हो सकता है या फिर एक्सप्रेस एंट्री में कुछ चेंजेस आ सकते हैं, किसी को कुछ नहीं पता। मैं सिंपली यही कहना चाहूंगा कि अगर आप एज एन इंटरनेशनल स्टूडेंट आने वाले टाइम में कनाडा आ रहे हो तो आपका जो फोकस है वो आपका स्किल डेवलपमेंट की तरफ होना चाहिए। आपको अपने आप को इतना काबिल बनाना है कि पढ़ाई कंप्लीट होने के बाद कंपनी खुश होकर आपको ले कि हाँ भाई हम बढ़िया बंदे को हायर कर रहे हैं, इसको हायर करने से हमारी कंपनी में कुछ ना कुछ ग्रोथ होने वाली है। अपने आप को इतना स्किलफुल, इतना नॉलेजेबल बनाओ, ठीक है। और पीआर आपकी किसी ना किसी तरीके से हो ही जाएगी बाय हुक और क्रुक। आपको ये सोचना है कि कौन सा कोर्स लेके आपको कनाडा आना है, कौन सी प्रोविंस में जाना है, कौन सी सिटी में जाना है, जो कोर्स आप लेके आ रहे हो उसको कंप्लीट करने के बाद किस टाइप की जॉब मिलेगी, कितनी सैलरी मिलेगी, उसकी कहां पे कितनी ज्यादा डिमांड है, इन चीजों पे फोकस रखो। क्योंकि पीआर से कुछ नहीं होने वाला, पीआर से बस यहां पे आप परमानेंट हो जाओगे, उसके बाद क्या करोगे भाई, तो ये चीज है, ठीक है। तो सिर्फ अपने स्किल्स पे, अपनी पढ़ाई पे, इन चीजों पे ध्यान देना है। बाकी अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई, कुछ सीखने को मिला, तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड एज ऑलवेज स्टे हेल्दी एंड कीप अस